बेटे और बहू से नाराज एक बूढ़े पिता ने अपनी करोड़ों की संपत्ति राज्यपाल को सौंप दी। आज सुबह से ही घर में खूब चहल पहल हो रही थी। सभी बच्चों ने मिलकर खूब धमा चौकड़ी मचा रखी थी। कोई इसके पीछे तो कोई उसके पीछे भागा फिर रहा था। बहू और बेटियों ने मिलकर किचन संभाला हुआ था। बहू ईशा और चारों बेटियां नीतू, मोना, विधि और दिशा सभी जल्दी जल्दी काम निपटाने की कोशिश में घर के इस तरफ से उस तरफ चक्कर लगा रही थी। बेटा विवान बाहर आंगन में फोन पर व्यस्त था। उसके दोनों बच्चे आंचल तथा मोहक एक दूसरे के पीछे रंग लिए दौड़ रहे थे। इधर बड़ी बेटी नीतू की बेटी नैना गुब्बारों में पानी भर रही थी, जिसका साथ उसकी मौसी मोना की बेटी रूही और बेटा अंश दे रहे थे। सबसे छोटी बेटी दिशा का बेटा पकौड़ी के चक्कर में किचन के पास ही घूम रहा था। विधि का बड़ा बेटा वर्णित अपने मामा से चिपका हुआ था, तो दूसरा 4 साल का बेटा वेद लट्टू घुमाने में मगन था, जबकि घनश्याम जी बड़े प्यार से अपने नाती पोतों को निहार रहे थे। तभी दिशा का बेटा देव हाथों में रंग लिए अपने नाना जी के पास आया और उनको रंग लगाने की कोशिश करने लगा। अब घनश्याम जी को रंग लगाना न भाता था। आखिरी बार अपनी धर्म पत्नी रजनी जी के साथ होली खेली थी। अब रजनी जी के चले जाने के बाद उनका होली के रंग में सराबोर होने का कोई इरादा ना था और ना ही भांग की पकौड़ी खाने का। इधर देव को रंगों के साथ घनश्याम जी को रंग लगाता देख बाकी बच्चों का चंचल मन भी मचल उठा और वो सब भी अपनी पिचकारी और पानी भरे गुब्बारे ले उनकी ओर दौड़ पड़े। अब बेचारे घनश्याम जी अपने हाथों से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगे, परंतु वर्णित ने पिचकारी की नाल नाना जी की तरफ कर ली। इधर जैसे ही उसने पिचकारी चलानी चाही, नाना जी ने अपने हाथों को मुंह पर रखते हुए एक तरफ पीछे हटने की कोशिश की और वो सीधा धड़ाम से नीचे गिर गए। नीचे गिरते ही घनश्याम जी की आंख खुल गई। साथ में रहने वाले विकास जी भी दौड़े आए और पूछा, घनश्याम जी, ज्यादा चोट तो नहीं आई? सभी वृद्धजनों ने मिलकर उठाया। सबने चोट का पूछा, तसल्ली दी और ध्यान रखने को कहा। थोड़ी देर बाद सब चले गए, परंतु विकास जी वहीं बैठे रहे। सबके जाने के बाद विकास जी पूछने लगे, भाई, अगर ज्यादा चोट लगी हो तो दवाई मंगा लेते हैं। परंतु घनश्याम जी ने मना कर दिया। असल चोट तो दिल पर लगी थी। दिल पर लगी चोट का इलाज भी भला संभव हो पाया है कभी? विकास जी कुछ देर और बैठे रहे, फिर वो भी चले गए। घनश्याम जी तो मानो उनके जाने का इंतजार ही कर रहे थे। उनके बार बार तबीयत पूछने या दिलासा देने से उनकी सोच में विघन पड़ रहा था। अब वो आराम से बिस्तर पर लेट गए और अपने सपने के बारे में सोचने लगे। यह आज कैसा सपना आया मुझे, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह तो केवल सपना ही संभव हो सकता है। हकीकत में तो कहाँ ऐसी होली संभव है। वो तो बड़े खुशनसीब माता पिता होंगे जिनकी सब संतान मिलकर किसी त्योहार का आनंद ले। ये सब सोचकर फिर से अपनी पत्नी रजनी जी को याद करते करते वो अपने अतीत के सागर में गोते लगाते हुए डूबने लगे। अभी जैसे कल की ही बात हो, जब रजनी जी उनके साथ थे। 5 बच्चों से भरा पूरा परिवार, जिसमें एक बेटा 4 बेटियां थी। बेटियां इतने बड़े घर में तितलियों की तरह नाचती फिरती और अपने साथ भाई को भी मिला लेती। पूरा घर हंसता मुस्कुराता नजर आता था। बेटों बेटियों सभी को पढ़ाया लिखाया, कामयाब बनाया। पैसों की रेल पेल की कमी न थी। 10 एकड़ जमीन थी, जिसके अपने काम पर रखे हुए लड़कों के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी। समय से खाद पानी बुआई काटते सब वो ही करते थे। घनश्याम जी देखने के लिए जाते रहते थे और फिर जब फसल को उठाने का समय होता, खरीदार आते, तब कई दिनों तक घनश्याम जी का पूरा दिन खेतों पर ही गुजरता था। तब उन्हें खाने की भी सुध न रहती। बेटा विवान को पढ़ाई और कोचिंग से जब भी समय मिलता वे खाना ले आता। जिस भी समय ले आता वहीं खा अपनी भूख शांत कर लेते और खाना खाकर फिर से अपने काम में लग जाते। समय बीता, बेटियां हुई जवान। बेटा भी जवानी में अपने बाप पर गया था। गांव भर में उस जैसा जवान कोई नहीं था। लंबा कद, चौड़ा सीना, काले बाल, साथ में गोरा रंग, बिल्कुल बाप पर गया है। भौं के ऊपर का काला तिल उसे अपनी माँ से मिला था। चारों बेटियां भी एक से बढ़कर एक सुंदर थी। जो भी देखता
बस देखता रह जाता। दोनों माता पिता के सुंदर सुशील होने के सभी गुण उनकी संतान में मौजूद थे। बारी बारी करके चारों बेटियों का विवाह हो गया। रजनी जी तो जैसे चारों बेटियों के जाने के बाद बुस्सी ही बनकर रह गईं। कभी कोई बेटी आती तो कभी कोई बेटी आती। बहुत कम ऐसा होता जो चारों बेटियां एक साथ मायके आती थी। आज नीतू का फोन आया था जी। कल अपने पति और बच्चों के साथ आ रही है। रजनी जी ने अपने पति घनश्याम जी को भोजन परोसते हुए कहा तो घनश्याम जी भी सुनकर गदगद हो उठे। भाग्यवान, बड़ी अच्छी खबर सुनाई है तुमने तो। लाओ इसी बात पर कुछ मीठा हो जाए। हाँ जी, मुझे मालूम था आप ये खबर सुनकर मीठा जरूर मांगेंगे, इसलिए मैंने पहले ही खीर बना ली थी। रुकिए लाती हूँ। रजनी जी जल्दी रसोई से जाकर खीर ले आई और अपने पति को परोस दी। वाह वाह रजनी, आज भी तुम्हारे हाथों में वही जादू है जो 30 साल पहले हुआ करता था। घनश्याम जी खीर खाते रहे और अपनी पत्नी के गुणगान करते रहे। तुमने खाना नहीं खाया है क्या? जी बस अभी खा लूंगी। आज बेटी के आने की खबर सुनकर पेट भर गया था। बस थोड़ी देर में खा लूंगी। ठीक है खा लेना, मैं अब थोड़ी देर सुस्ता कर फिर खेत पर जाता हूँ। घनश्याम जी कहकर लेट गए। रजनी जी ने बर्तन समेटे और किचन चली गई। थोड़ा सा काम किया, फिर खाना खाया और लेट गई। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। घनश्याम जी थोड़ी देर बाद उठे। पत्नी को सोता देख आराम से उठकर खेत पर चले गए। थोड़ी ही देर में विवान कॉलेज और कोचिंग से लौट आया। माँ को जगाया, हाथ मुंह धोए और खाना खाकर सो गया। फिर थोड़ी देर बाद उठकर पढ़ने बैठ गया। रजनी जी ने नीतू के आने की खबर विवान को भी दे दी थी तो वह भी खुश हो गया और फिर पढ़ाई में मशगूल हो गया। रात हो चली। घनश्याम जी भी घर लौट आए, खाना वाना खाया और सब सो गए। अगली सुबह नीतू अपने पति और बच्चों के साथ घर आई। विवान का कॉलेज सुबह जल्दी था। वे बहन के आने से पहले ही कॉलेज के लिए निकल पड़ा। दोनों माता पिता ने अपनी बेटी और जमाई की खूब आवभगत की। घर में बेटी, जमाई और बच्चों के आते ही जैसे दीवारों से भी रौनक फूटने लगी हो। चारों ओर उजाला ही उजाला फैल उठा। लेकिन ये रौनकें, ये उजाला चंद लम्हे के लिए ही था। ये तब तक ही रहा जब तक नीतू ने अपने विदेश जाने वाली खबर अपने माता पिता को नहीं सुनाई थी। जैसे ही बेटी और जमाई ने अपने विदेश जाने वाली खबर अपने माता पिता को सुनाई, घर में तुरंत सन्नाटा पसर गया। मम्मी पापा, हम आपको यही बताने के लिए आए हैं कि हम परसों विदेश के लिए निकल रहे हैं। वहाँ नौकरी का अच्छा ऑफर प्राप्त हुआ है तो बस वहीं जाने का सोचा है। फोन पर बता सकते थे हम लोग आपको ये बात, लेकिन सोचा इस बहाने आपसे मिलना भी हो जाएगा। परंतु विवान से अब भी मिलना नहीं हुआ। यह सब सुनकर दोनों माता पिता की आंखों में चमक भी थी और साथ साथ उदासी भी थी। लेकिन बेटा, विवान तो शाम में आ जाएगा, रंजी जी ने मन मसोचते हुए कहा। तो नीतू बोली, नहीं मम्मी, हम शाम तक कहाँ रुक सकते हैं, बहुत काम बाकी हैं जो निपटाने हैं। बेटा काम तो होते रहेंगे, परंतु अपने भाई से तो मिलकर जाना। घनश्याम जी ने भी उदासी भरे लहजे में कहा। तो बेटी और जमाई एक साथ बोले, नहीं नहीं पापा जी, शायद 3 महीने बाद हमारा चक्कर लगे तब मिल लेंगे विवान से। और विवान को तो आप लोगों ने बताया ही होगा ना, वह कर लेता आज की छुट्टी। बेटा उसके इम्तिहान सर पर है इसलिए जाना पड़ा। कोई बात नहीं पापा, फिर मिल लेंगे। अब आप लोग हमें जाने की इजाजत दीजिए। और इतना कहकर बेटी और जमाई बच्चों को लेकर चले गए। दोनों माता पिता कर भी क्या सकते थे। अब बेटी पराई हो चुकी थी, वे अपने पति के मुताबिक चले। दोनों खुश रहें, बस यही माता पिता चाहते हैं। विवान शाम में आया। उसने देखा दीदी और जीजा जी आए और उससे बिना मिले ही चले गए, परंतु वे इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। उसने प्रतिदिन की तरह खाना खाया और पढ़ने बैठ गया। दिन गुजरते गए। विवान के इम्तिहान होकर खत्म हुए तो नौकरी की तैयारी में लग गया। अच्छे नंबरों से पास था तो जल्दी ही अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। रजनी जी और घनश्याम जी अब अकेलापन महसूस करने लगे थे। एक बेटी के बाद दूसरी बेटी ने भी ये खबर सुना दी कि दूसरे शहर में शिफ्ट हो रहे हैं। बेटे का सहारा था किंतु वे भी रात में ही घर आता तो अब दोनों माता पिता और बेसुध से हो गए।
परंतु घनश्याम जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। वे हमेशा यही चाहते थे कि उनकी पत्नी हमेशा खुश रहे। खाने पीने पहनने ओढ़ने की कोई कमी ना होने के कारण भी रजनी जी को अंदर ही अंदर अपनी संतान से बिछड़ने का दुख खाए जा रहा था। बस अब एक आस और बाकी थी कि विवान का विवाह अपने हाथों से करूं, बहू के साथ रहूं और पोते और पोतियों का सुख भोगूं। किंतु इसी दौरान ये खबर सुनने को मिल गई कि विवान ने शादी कर ली। अपनी कंपनी में साथ करने वाली लड़की ईशा से विवान कोर्ट मैरिज कर ईशा को घर ले आया। इस बात ने दोनों माता पिता को और तोड़ डाला। दोनों ने विवान के विवाह को लेकर बहुत सपने संजोए हुए थे, किंतु विवान ने सारे सपनों पर पानी फेर डाला। इस बात को भी दोनों माता पिता ने अपने सीने में दफन कर लिया। उन्होंने विवान और ईशा को कुछ नहीं कहा। रंजीत जी अब भी यही चाहती थी कि अपनी बहू के साथ बहुत अच्छे से रहूं। उन्होंने ईशा को बहुत प्यार दिया, किंतु ईशा आजाद ख्याल लड़की थी। उसे इन सब में घुटन महसूस होती थी। वह अपने सास ससुर को पसंद नहीं करती थी। उसने विवान से कहना शुरू कर दिया था कि हम अलग घर में रहेंगे। विवान भी उसकी हर एक बात सर आंखों पर रखता था। एक दिन विवान ने बोल ही दिया कि मुझे मद्रास की कंपनी से अच्छा ऑफर मिला है, हम वहीं चले जाएंगे। यह खबर सुनकर तो दोनों माता पिता पर बिजलियां टूट पड़ी। दोनों माता पिता ने खूब समझाया, बेटा इतना बड़ा घर है, जमीन है हमारी यहाँ, तुम्हारा ही तो है ये सब कुछ, तुम यहीं रहो, इसी घर में रहो, दूसरे शहर में जाकर मत बसो। बेटा तुम ही तो हमारा एकमात्र सहारा हो। तुम्हारी बहनें तो अब अपने अपने घर चली गई, तुम तो हमारे साथ रहो। दोनों माता पिता समझाते रहे, किंतु विवान पर तो ईशा का रंग सवार था। वे कहाँ मानने वाला था और अपनी पत्नी को लेकर मद्रास चला गया। दोनों माता पिता उसके जाने से बहुत टूट चुके थे और बेटे के जाने का गम रजनी जी से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। उनकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली गई और एक दिन रजनी जी घनश्याम जी को अलविदा कहकर दुनिया से रुखसत हो चली। माँ के मरने की खबर सब बच्चों को दे दी गई। नीतू तो विदेश से आ न सकी। बाकी बच्चे एक दिन के लिए आकर अपने पिता को अकेला छोड़ सब अपने अपने ठिकाने पर जा पहुंचे। घनश्याम जी को अब ये घर खाने को दौड़ रहा था। घर के हर एक कोने से बच्चों की किलकारियां और उनके पीछे दौड़ती भागती पत्नी रजनी जी नजर आ रही थी। वे घर के कोने कोने को देखकर बौखला उठते थे। उनका मन करता जैसे अपना सिर दीवारों में देकर मारूं। उनका ख्याल उनके यहाँ काम पर रहने वाले लड़के रख लिया करते थे, परंतु वो किसी तरह करार न पाते थे। कई दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन उन्होंने मन ही मन एक दृढ़ निश्चय लिया। उन्होंने अपने यहाँ काम पर रहने वाले लड़कों को बुलाया, उनसे जमीन की देखभाल करने को कहा और खुद अपने घर में ताला डाल वृद्ध आश्रम में रहने के लिए चले गए। वो दिन और आज का दिन उन्हें रहते रहते यहाँ कई महीने गुजर चुके हैं। आज भी होली का सपना देखा और गिर पड़े, फिर से अतीत के सागर में डूब गए। तब जाकर वे अपने अतीत के सागर से बाहर आए जब उनकी तीसरे नंबर की बेटी उनसे मिलने आई और जिद कर अपने साथ अपने घर ले गई। वहां से चौथे नंबर की बेटी अपने घर ले गई, परंतु घनश्याम जी का कहीं मन नहीं लगा। वे वापस वृद्ध आश्रम जा पहुंचे जहां अब उनका मन लगने लगा था। सभी वृद्ध जनों के साथ उनका समय कैसे बीत जाता पता ही नहीं चलता था। एक दिन उनका बेटा बहू वृद्ध आश्रम आ पहुंचे और घनश्याम जी से मिले। घनश्याम जी की आंखों में चमक सी आई, किंतु वे चमक भी ज्यादा वक्त के लिए नहीं थी। पापा हम घर गए थे, वहां देखा तो ताला लगा हुआ था। खेत पर गए तो लड़कों से पूछा, तब जाकर पता लगा कि आप यहाँ हैं। आपने इतने बड़े घर में ताला क्यों डाला है? उसे बेच भी तो सकते थे। चलो कोई बात नहीं, अब बेच दीजिए और जमीन भी बेचकर मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। मद्रास में मैंने प्लॉट देखा है, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है। हाँ पापा जी, आप इस काम को जल्दी कीजिए, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। ईशा ने भी अपने पति की बातों में बातें मिलाते हुए कहा। तो घनश्याम जी की बेटा बहू को देखकर जो आंखें खुशी से चमक रही थी, वे आंखें अब गुस्से से दहकने लगी और उन्होंने वहां सभी वृद्ध जनों को जमा कर लिया और कहने लगे, क्यों भाई लोग,
अब आप लोग ही इस बात का फैसला कीजिए कि जब बेटा बहू दोनों वृद्ध माता पिता को छोड़कर चले जाएं और इसी गम में उनकी मां दम तोड़ दे और सालों साल माता पिता की खबर न ले और एक दिन अचानक वे जायदाद में हिस्सा मांगे तो क्या करना चाहिए। वहां मौजूद सभी वृद्ध जन कहने लगे कि ऐसे बेटा बहू को तो बेदखल कर देना चाहिए, एक फूड़ी कौड़ी के हकदार नहीं है। ऐसे बच्चे जो बुढ़ापे में अपने माता पिता का सहारा न बन सके। फिर तो सभी वृद्धजनों ने घनश्याम जी के बोलने का नंबर भी नहीं आने दिया। विवान और ईशा को खूब खरी खोटी सुनाई तो उन दोनों का सिर शर्म से झुक गया और अपने पिता के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। घनश्याम जी ने पिता होने के नाते उन्हें माफ तो कर दिया, किंतु साफ साफ कह दिया कि सारी जायदाद मेरी खुद की मेहनत की है। मैंने पढ़ा लिखा कर तुम्हें इस काबिल बना दिया कि तुम भी अपनी जायदाद कर सकते हो। मेरी पत्नी तुम्हारे गम में चुल बसी और एक पति होने के नाते उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा और ना ही एक फूटी कौड़ी दूंगा। यह सुनकर विवान और ईशा मन में जायदाद का अरमा लिए बोझल कदमों से व्रत आश्रम छोड़कर चले गए। उसके अगले दिन घनश्याम जी ने घर जाकर सारे पेपर्स वर्क पूरे कराए और उनके यहाँ काम करने वाले लड़कों को उनके काम का हक देकर अपना घर जमीन जो सब भी उनके पास था सरकार के नाम कर दिया। सारे पेपर्स राज्यपाल को सौंप दिए और इस जायदाद से स्कूल कॉलेज या अस्पताल बनवाने की मांग की और सभी माता पिता को ये संदेश दिया कि औलाद बुढ़ापे में साथ छोड़ दे और उनके गम में माता या पिता चल बसे तो उनके लिए बस यही सजा काफी है कि उन्हें अपने जायदाद से बेदखल कर जायदाद को ऐसी जगह लगा देना चाहिए जहां इस जायदाद को सही काम में लाया जा सके, जिससे मरने के बाद भी माता पिता की आत्मा को शांति मिल सके। आखिर माता पिता की गलती क्या है जो बच्चे माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं? यही ना कि माता पिता ने अपने बच्चों का जीवन बनाने के लिए अपना जीवन उनके ऊपर न्योछावर कर दिया। अपनी ख्वाहिशों, अपने अरमानों, अपने सपनों का गला घोट कर बच्चों की परवरिश करना, बच्चों को अत्यधिक प्यार करना ही शायद उनका असली जुर्म है। बच्चे जितने स्वार्थी हो गए हैं, अगर उतने स्वार्थी माँ बाप भी हो जाते तो आज जो अच्छा जीवन उनको मिला है वे कभी नहीं मिल पाता। आजकल हमारे समाज में माता पिता को अकेले छोड़ देने अथवा वृद्ध आश्रम में छोड़ देने की घटना आम बात हो गई है। बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगे हैं। ये एक भयावह स्थिति है जो कि आगे चलकर और भी भयानक रूप ले सकती है। इस विषय पर हम सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। कृपया करके अपने वृद्ध माता पिता को अकेले अथवा वृद्ध आश्रम में मत छोड़िए। अगर आप ऐसा नीच कर्म अपने माता पिता के साथ करेंगे तो एक दिन आप पर भी ये स्थिति जरूर आएगी, क्योंकि हमें कर्मों के फल इसी संसार में भुगतने पड़ते हैं। नियति का यही नियम है, जो हम बोते हैं वही हमको काटना पड़ता है। समय रहते अपनी गलती को सुधार लीजिए, नहीं तो समय निकल जाने के बाद पछतावे के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता और ये पछतावे की अग्नि आपको अंदर तक जलाकर रख देगी। आपकी घनश्याम जी के निर्णय के ऊपर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये कहानी कैसी लगी है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।